हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन चैप्टर का अप्रॉक्सीमेटली हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा, और जो कि हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लैडर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, यानी सीढ़ी पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। जो सीढ़ी होती है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग घर में सीढ़ी रख लेते हैं कोई सफाई सुथराई करने के लिए, है ना, सीढ़ी टिका लेते हैं ना। तो आपने देखा होगा कि चढ़ के काम कर रहे हैं उसमें, तो उस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर हम सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी के प्रश्न लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो आप थोड़ा सा बात को समझिए ज़रा सीढ़ी के प्रश्नों के बारे में, कि अगर कोई भी दीवार हमारी चिकनी है या फर्श चिकना है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो भी हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगती है यानी अवलंब प्रतिक्रिया लगती है, उसका नाम ही अवलंब प्रतिक्रिया है, तो वो हमारी हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर लगेगी। सपोज दैट यहाँ पर हम इस प्रश्न की अगर बात करें तो इस प्रश्न को पहले हम पढ़ लेते हैं बहुत सावधानी के साथ, ठीक है। देखो, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने में जितना जो भी बड़ा होता है ना, उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। ये न्यूमेरिकल आप चंद सेकंडों में भी करके छोड़ सकते हैं, एक लाइन में भी आंसर आ सकता है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा सा आराम से बताएंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एक 10 मीटर लंबाई की एक समान सीढ़ी जिसका भार 250 न्यूटन है, यानी कह रहा है एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, और उसका भार कितना है, 250 न्यूटन। तो अब देखो, सबसे पहले बात को समझिए कि सवाल को हमने पढ़ा और फटाफट हमने क्या करा, इसको बनाना चालू किया। बाद में हम देख लेंगे गिवन क्या है, पहले हम बना लेते हैं क्या है। तो आप देखिए, ये हमने एक दीवार बना ली है और यहाँ हमने एक नीचे फर्श बना लिया। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी दीवार है जो कि हमारी बिल्कुल चिकनी है, स्मूथ है, कह रहा है वो स्मूथ है, और नीचे ये हमारा फर्श है जो कि खुरदरा है। अब होता क्या है भाई लोगों, कि जो सीढ़ी है ना, उसकी लंबाई उसने हमें कितनी बता रखी है, 10 मीटर। ठीक, सवाल पढ़ लेते हैं दोबारा से। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 10 मीटर है, एक समान सीढ़ी, भार 250 न्यूटन है, चिकनी दीवार से टिकी है। इसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब जो निचला सिरा है वो दीवार से कितने मीटर दूरी पर स्थित है, 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लिया है। कोई यहाँ पर इतना नापतौली का काम नहीं है, लेकिन आपको पता रखना है कि दूरियाँ कितनी है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है यहाँ पर। तो जो हमारी जो सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी की लंबाई भैया हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। आप पेपर में पेंसिल से ही बनाएंगे, ये हमें 10 मीटर दे रखी है। और जो जमीन से दूरी है यहाँ से, ये हमसे कह रहा है कि 5 मीटर दूरी पर है, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस जो ये 5 मीटर है। क्यों भाई, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। सबसे पहली मोटी मोटी बात क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, यानी जहाँ पर भी जो सीढ़ी टिक रही है, तो सीढ़ी हमारी देखिए दो जगह टिक रही है। एक तो सीढ़ी हमारी इस पॉइंट पर टिक रही है, इसमें कुछ पॉइंटों को नाम दे सकते हैं। सपोज दैट हमने इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, और इसका नाम सी दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसका जो सी जी होगा वो इसके कहीं बीचों बीच में होगा, तो इस सी जी को हमने जी कह दिया। तो इसी पर इसका पूरा जो भार है सीढ़ी का कितना न्यूटन है, आपने ऊपर देखा था 250 न्यूटन है। तो 250 न्यूटन जो भार है वो यहीं काम करेगा, 250 न्यूटन। क्यों भाइयों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। देखिए, कोई न्यूमेरिकल में डायग्राम बन के नहीं आया, हम अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, ए पॉइंट पर ये आपकी सीढ़ी छुल रही है और बी पॉइंट पर छुल रही है। अच्छा, ए जो पॉइंट है वो चिकनी दीवार पर टिका हुआ, तो इसमें घर्षण बल नहीं लगेगा। जो हमारा बी पॉइंट है, हमारी चिकनी दीवार पर नहीं टिका हुआ, खुरदरी है, इसके बीच में हमें कुछ घर्षण गुणांक भी दे रखा है, यानी म्यू की वैल्यू आपको 0.3 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर ये नीचे वाली सीढ़ी भी, यहाँ पर नीचे वाला फर्श भी चिकना होता, तो सीढ़ी किस तरफ जाती, सीढ़ी की गति की दिशा इस तरफ हो जाती। आप देखिए, इस बात को समझिएगा जरा कि घर्षण अगर यहाँ ना होता तो सीढ़ी फिसल जाती, ये सीढ़ी ऐसी है तो सीढ़ी ऐसी गिर जाती। तो यानी ये वाला जो बी वाला सिरा है वो इस तरफ चला जाता, यानी गति की संभावित दिशा हमारी इस तरफ हो जाती, गति की संभावित दिशा। देखिए, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो अब देखिए, अब गति की संभावित दिशा के हमेशा घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ। यानी घर्षण बल जो लगेगा मेरे भाइयों इधर लगेगा, दिखाई दे रहा है आपको, जो कि कितना होता है, म्यू आर। अब इसे म्यू आर लगाने से पहले, अभी हम म्यू आर नहीं लिख रहे हैं, म्यू आर लगाने से पहले आपको पता है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तल ये है,
तो तल के लंबवत बाहर की ओर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन लगती है। ये जो मैंने स्केच खड़ा किया है ये नॉर्मल रिएक्शन है। इस तरीके से तल ये है, तल के लंबवत बाहर की ओर जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन बाहर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए ए पॉइंट पर न्यूमेरिकल में आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमारी आर ए हो गई, और बी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन आर बी हो गई। और फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा वो म्यू आर होता है, तो म्यू आपको दे रखा है और आर की जगह यहाँ पर हो जाएगा आर बी। आई थिंक आप इतनी चीज़ें सारी समझ पा रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन में इतना कुछ बचा ही नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात को अगर समझें तो ये जो पॉइंट है इसे अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ड्यू टू सिमेट्री या फिर हम ट्रायंगल लॉ से इसमें भी देख सकते हैं, समरूप का नेम लगा सकते हैं। तो जी पॉइंट जो है वो ए बी का आधा है, तो ये जो नीचे कुछ पॉइंट यहाँ पर हम एम मान लेते हैं, तो ये एम पॉइंट जो होगा वो आपका सी बी का आधा होगा। यानी सी एम की वैल्यू अगर मैं पूछूँ यहाँ से तो सी एम की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 2.5 निकल के आएगी, ठीक है। ये ज्योमेट्री से हमने लिख दिया है 2.5 मीटर, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। और ये जो है ए जी ये तो आपको पता ही है आधे पर होगा यानी 5 मीटर पर होगा। तो अब देखिए सवाल पूरा हो चुका है। आप कहेंगे सर देखिए डायग्राम का ही सारा खेल है। अब पहले सवाल को समझ लेते हैं क्या और कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सीढ़ी पर गुणांक 0.3 मीटर है, 0.3 है। दर्शाइए कि सीढ़ी साम्यावस्था में टिकी रहेगी। इसमें हमसे कुछ पूछा नहीं है, उसे हमें ये पूछा है कि ये बताओ कि सीढ़ी हमें साम्यावस्था में रहेगी या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है कि साम्यावस्था में रहेगी। फिर ये पूछा उसने कि घर्षण बल कितना होगा, यानी म्यू आर बी की वैल्यू पूछ ली है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, बिल्कुल सही है। तब आप देखिए यहाँ से करना क्या है आपको न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन में सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर घर्षण गुणांक की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख लेता हूँ 0.3 मीटर दे रखी है, 0.3 दे रखी है। और जो वेट है सीढ़ी का वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज 250 मीटर, ठीक है। अब देखिए साम्यावस्था पर क्या होगा, साम्यावस्था पर आपको कंडीशन आपने पढ़ी है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी पढ़ी है आपने, समेशन H0, समेशन V0 और समेशन N0। इसमें तीनों लगेंगी क्योंकि हमारी को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है। यहाँ पर एक ही प्लेन में फोर्स है लेकिन एक पॉइंट पर सारे नहीं हैं, यानी समतलीय असंगामी बल निकाय हैं ये सारे, ठीक है। तो इसमें तीनों कंडीशन लगेंगी। तो पहली कंडीशन हमें पता है, पहली कंडीशन क्या होती है हमारी, पहली कंडीशन होती है हमारी समेशन H0। समेशन H0 का सीधा सीधा हिसाब है कि लेफ्ट में जाने वाला बराबर राइट में जाने वाले। तो देखिए आप लेफ्ट में जाने वाले कौन है, म्यू आर बी है, और राइट में जाने वाले बराबर कौन है, आर ए है। तो आप यहाँ से बिल्कुल साफ साफ बता सकते हैं कि आर ए इज इक्वल टू म्यू आर बी। तो जो हमारा आर ए है वो किसके बराबर होगा, वो म्यू आर बी के बराबर होगा। आई थिंक आपको बात यहाँ तक समझ में आ पा रही है, और इसे मैं समीकरण 1 डालूंगा। दूसरी चीज़ आपको पता है साम्यावस्था की शर्त कि समेशन V बराबर 0 होता है। देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूँ बहुत इसी तरीके से। अब समेशन V बराबर 0 का मतलब क्या है कि वर्टिकल फोर्सों का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, यानी ऊपर जाने वाले फोर्स बराबर नीचे आने वाले फोर्स। तो ऊपर जाने वाले फोर्स तो आर बी है, नीचे आने वाला फोर्स तो 250 न्यूटन है। यहाँ पर घर्षण बल कोई लग नहीं रहा क्योंकि ये चिकनी दीवार है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर बी इज इक्वल टू 250 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन को कठिन बनाना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है हमारा, हमें क्वेश्चन को सरल बनाना। तीसरी और लास्ट कंडीशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं चाहता तो यहाँ पर भी कर सकता था लेकिन मैं आपको कम से कम जगह में करना चाहता हूँ। तीसरी कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हमारी होती है समेशन M बराबर 0। अब देखो समेशन M बराबर 0 लगाने के थोड़े स्मार्ट गिरी हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप हमेशा उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालें जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अननोन फोर्स हो। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अननोन फोर्स हो आप मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट निकालें। तो देखिए बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट अननोन फोर्स सबसे ज़्यादा है, तो हम एम बी निकालेंगे। क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हो जाएंगे तो म्यू आर बी और आर बी इसे मूवमेंट नहीं देंगे, ये इसे नहीं घुमा सकते। तो अब इस पॉइंट पर खड़े होकर यहाँ पर हम खड़े हो गए तो केवल दो फोर्स हैं, एक तो आर ए है। आर ए को अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट देखूं तो आर ए जो है बी पॉइंट के अबाउट इसे कैसे घुमाएगा। अब देखिए इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है यहाँ से, तो ये इसे कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। और जो 250 न्यूटन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसे कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। किसको, सीढ़ी को, ठीक है। तो आप देखिए ए पॉइंट जो है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही तो समेशन एम बराबर 0 होता है। तो आप देखिए आर ए, तो आर ए को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो
और बी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी आपको आर ए से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आपका आर ए हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी। तो अगर हमें देखो ये पता है और ये पता है तो ये भी पता चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं साइड से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय में ट्रायंगल में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली डायरेक्शन, ये वाली वैल्यू चाहिए ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। आपको दोनों ही वैल्यू पता है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 10 दाई 100 55 25, तो ये आ गया आपका 75 अंडर रूट में। और आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.67, ठीक है। ये अपने ए सी की वैल्यू निकालना, ए सी की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ए सी की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी। देखिए यहाँ से दिख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 250 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो एम बी होगी। बात समझ में आ पा रही है आपको? अच्छा, एम से लेके बी से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए तक की यही होगी जो कि ये है, ठीक है। आई थिंक आपको समेशन एम बराबर 0 आपने देख लिया है यहाँ पर। तो बी पॉइंट पर हमने निकालेंगे तो आपने बात समझ में आ पा रही है कि ए जो होगा आर ए वो हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और जो 250 न्यूटन है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बात खत्म हो चुकी है। तो आर ए इंटू ए सी डिस्टेंस ले लीजिए या फिर आप इसे आगे बढ़ाइए, ये वाली डिस्टेंस एक ही बात होगी। तो आर ए इंटू ए सी में लिख देता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू बी एम या एम बी, ठीक है। आप बात को समझिए जरा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए, अगर क्या होगा कि अगर यहाँ पर मैं कह दूँ कि कोई एक आदमी चढ़ गया, तो यहाँ पर आदमी को चढ़ा दीजिए, आप यहाँ पर आदमी बना दीजिए इस तरीके से, और फिर उसका वेट नीचे लग जाएगा यहाँ तक, तो आपको वो दूरी निकालनी पड़ेगी ट्रायंगल का लॉ लगाते हुए, ठीक है। क्या कहते हैं उसमें, समरूपता का नियम लगाते हुए कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। आपको बात को पता है ना कि छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये वाली कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ से आराम से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आर ए इंटू क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ए सी की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाल लिया 8.67, और ये आपका अगर 250 इंटू बी एम की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी 2.5 हो गई। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू, ये तो आपका यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आपकी 72.08। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस यही आएगी, कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं। तो वैसे कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये आपने आर ए की वैल्यू निकाली। अच्छा, आपको पता है कि आर ए इज इक्वल टू म्यू आर बी है, जो कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी है। तो म्यू आर बी दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स फॉर म्यू आर बी नहीं कहेंगे इसे, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। वैसे म्यू आर बी लगेगा, लेकिन हम इसे यहाँ पर कुछ नया नाम दे देते हैं, दैट इज सपोज दैट एफ, स्मॉल एफ बी कह देते हैं हम इसे, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं, स्मॉल एफ बी, ठीक। म्यू आर बी नहीं कह रहे हैं अभी, हम इसे एफ बी कह देते हैं, जो कि हमारा यहाँ से एफ बी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। यानी अगर हम साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था के हिसाब से घर्षण बल हमें कितना चाहिए, 72.08 चाहिए। लेकिन वास्तव में घर्षण बल कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वास्तव में घर्षण बल, अच्छा बात को समझिए आप कि वास्तव में अगर घर्षण बल इससे कम होगा तो ये सीढ़ी फिसल जाएगी, लेकिन वास्तव में घर्षण बल इससे अगर ज़्यादा निकल गया तो हमारी सीढ़ी बची रहेगी, ठीक है। अब बात को समझते हैं कैसे। तो आपको पता है कि एफ बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू आर बी होता है। तो म्यू आर बी, तो म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.3 इंटू आर बी की वैल्यू भी आपको पता है, कितनी पता है, आर बी की वैल्यू 250। तो तिसला बढ़ाया 0 बढ़ाया 25 3 75 न्यूटन आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एफ बी की वैल्यू। तो ये एफ बी की वैल्यू जो है 75 न्यूटन, इतना घर्षण यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैं देख सकते हैं, हम बात को समझ सकते हैं कि
अमाउंट ऑफ जो फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा है अवेलेबल है जो हमारे पास वो 75 न्यूटन है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए कितना चाहिए, केवल 72.08 चाहिए। यानी इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए 72.08, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 75 न्यूटन, तो ज़्यादा लग रहा है ना फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब हमारी बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। ठीक है, तो आप इसमें देखो बात को ये आपको लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको बात लिख देता हूँ। चूंकि साम्यावस्था के लिए बल 72.08 न्यूटन चाहिए, लेकिन वास्तव में घर्षण बल 75 न्यूटन है, अतः सीढ़ी साम्यावस्था में टिकी रहेगी। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो आप इसमें इंग्लिश में लिख देंगे, दस इट कैन बी सीन दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 75 न्यूटन इज मोर देन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम that is 72.08 न्यूटन, therefore the ladder will remain in the equilibrium position। ठीक है, ये वाली बात आपको इंग्लिश में लिखनी है। आपको नहीं समझ में आई तो आप बार बार इसे रिपीट कर लीजिए, जो मैंने बोला है आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये वैल्यू जो है कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, साम्यावस्था पर हमें कम बल की आवश्यकता है और वास्तव में हमारे पास उपलब्ध है 75। यानी आप सामान लेने जा रहे हैं 72.08 का और आपके जेब में 75, तो आप आराम से सामान ले पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप इसको शेयर करें और बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने वीडियो में, ये भी आप मुझे सुझाव दीजिए। और अच्छे से अच्छा आप लोग पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।